हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ क्या है। ठीक है, पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी है, उस अवस्थाओं की क्या गुणधर्म है। ठीक है, सबसे जो पहली टॉपिक है वो है पदार्थ। पीछे क्लास में आपने पदार्थ को पढ़ा है, वह वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और चख सकते हैं, क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ये पीछे क्लास में आपने पढ़ा है। तो चखने की जहां तक बात आती है, कई ऐसे पदार्थ हैं जो नशीले हैं या फिर विष युक्त हैं, जिनको चखने के बाद लोग मर सकते हैं, या मनुष्य या जानवर। ठीक है, इसलिए आगे क्लास में जब आप पढ़ रहे हैं तो पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, पदार्थ वह वस्तु है जिसमें आयतन हो, ठीक, जो स्थान घिरता है, ठीक, और जिसका कुछ द्रव्यमान भी हो, ठीक, या आकार भी हो। सभी जो पदार्थ हैं किनसे मिलकर बने हैं? देखिए, अब एक पदार्थ का हम एक नमूना आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई, ठीक है, वो क्या है? परमाणु है। जब बहुत सारे परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेंगे? अणु बनेंगे। ठीक है, जब अणु मिलेंगे तो आपके दो या दो से अधिक अगर अणु मिलते हैं, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, तो क्या बनेंगे? यौगिक बनेंगे। ठीक है, इसके बाद यौगिक के बाद कण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कण का। ठीक है, और बहुत सारे जब कण आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? पदार्थ। ठीक है, क्या बनेगा? पदार्थ बनेगा। ठीक है, तो परमाणु के विषय में हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, अणु के विषय में पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, यौगिक के विषय में आपको कुछ पढ़ने हैं जिसको आगे बताया जाएगा, कण के विषय में आप कुछ जानते हैं और कुछ नहीं भी जानते हैं। ठीक, हमने कहा कि पदार्थ वह वस्तु जिसमें आयतन हो, जिसका भार हो, ठीक है, और जो स्थान घेरे, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ जो है सूक्ष्मतम कण से मिलकर बने। किससे मिलकर बने? सूक्ष्मतम कण। बाकी ये सब पीछे की बात है। और इनके जो कण हैं वो लगातार क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए, अगर हमें यहाँ कोई एक पदार्थ हम लेते हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल मौजूद होते हैं, कण मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? कण मौजूद होते हैं, जो आपस में क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ठीक, इनके बाद सबसे पहले पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं। कणों से मिलकर बने हैं। ठीक, दूसरा हमने देखा कि जो कण है पदार्थ के, वो क्या है? गतिशील है, हमेशा गतिशील है, गतिशील है। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे कि कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं? के बीच रिक्त स्थान होते हैं। चलिए, कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। अब इस रिक्त स्थान को आप क्या कहते हैं? इस रिक्त स्थान को आप लोग कहते हैं आंतरिक। ठीक है, आंतरिक रिक्त स्थान, या फिर आप इसको कह सकते हैं अंतरान्विक रिक्त स्थान। ठीक है, अंतरान्विक। ठीक है, अंतरान्विक रिक्त स्थान। ठीक, जो दो या दो से अधिक कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है उसको अंतरान्विक रिक्त स्थान कहते हैं। ठीक है, अंतरान्विक इसलिए कहा गया क्योंकि अणुओं की बात कर रहा है। ठीक है, चौथा आप देखेंगे कि इन कणों के बीच एक आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? इन आकर्षण बल लगता है। कणों के बीच आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण बल लगता है। इस आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरान्विक आकर्षण बल। अब इसके आधार पर देखिए, हम पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं हम जानते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, ठोस,
द्रव और फिर गैस, 3 अवस्था है। अब इन कणों के आधार पे, इनके इस गुणों के आधार पे भी हम ठोस, द्रव और गैस में अंतर कर सकते हैं। ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। सबसे पहले देखते हैं, कण गतिशील होते हैं तो सबसे अधिक गतिशीलता किसमें होगी? गैस में होगी। इसके बाद द्रव में होगी और सबसे कम किसमें होगा? ठोस में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस में सबसे अधिक रिक्त स्थान होती है, द्रव में उससे कम होता है और ठोस में सबसे कम होता है। यहां रिक्त स्थान की बात करें तो हमने कहा कि गैस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम और ठोस में सबसे कम होगा। रिक्त स्थान, कणों के बीच जो अंतराण्विक रिक्त स्थान है वो सबसे कम। आइए दूसरा देखते हैं। कह रहा कि ठोस जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, दृढ़ होते हैं या फिर कठोर होते हैं। क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं या फिर कठोर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंतराण्विक, इनके कणों के बीच जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। इसीलिए ये क्या होते हैं? अत्यधिक दृढ़ होते हैं या फिर कठोर होते हैं। इसके मुकाबले अगर हम द्रव को देखें तो द्रव तरल होते हैं। क्या होते हैं? तरल होते हैं। ठीक है, जबकि गैस आप देखते हैं एक वायु की तरह है ना, एक गैस जो है एक वायु की तरह है। अब आगे देखते हैं इसके आकर्षण बल के और भी कारण या उसके गुण को। जैसे ठोस जो है, ठोस में बहाव नहीं होता है। बहाव नहीं होता है। बहाव मतलब अगर हम ठोस को कहीं रख दे, कोई भी ईंट को, पत्थर को, तो क्या वो पिघल कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? या फिर वो विसरित होकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम द्रव को कहीं डाल दें, जैसे अगर हम तेल को डालते हैं पृथ्वी पर कहीं डाल दे या फिर कहीं बेंच पे या किसी भी वस्तु पर हम डालते हैं, तो वो जो तेल है धीरे 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 एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। तो सबसे अधिक अगर हम बहाव की बात करें तो सबसे अधिक बहाव किसमें होता है? गैस में होता है। क्योंकि अगर एक उदाहरण के तौर पे अगर हम मानते हैं कि आपके घर के किसी एक कोने में अगरबत्ती को जलाया जाए, किसको जलाया जाए? अगरबत्ती को जलाया जाए। ठीक है, तो जब अगरबत्ती को जलाया जाएगा तो उसके जो सुगंध है या उसके जो गंध है एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करेगा? वैरी करेगा, जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। आप यहां वहां जलाते हैं अगरबत्ती और आपको घर के बाहर दरवाजे तक सुगंध आती है या फिर उससे ज्यादा भी दूर जा सकते। आगे देखिए, तरल को हमने कहा कि इसमें भी बहाव होता है, लेकिन गैस के मुकाबले क्या होगा? कम होगा। गैस के मुकाबले इसमें बहाव क्या होगी? कम होगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे और भी गुण है। अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस में विसरण नहीं होता है। विसरण उसको बोलते हैं, विसरण नहीं होता है। इसका मतलब कि जो ठोस है वो द्रव को और वायु को अपने अंदर घोल नहीं सकता है। मतलब जो ठोस है वो एक अच्छा विलायक नहीं है, एक अच्छा विलायक नहीं है। जबकि अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में 2 या 2 से अधिक द्रव को या फिर कई ठोस को क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें विसरण होता है, इसमें विसरण होता है। सामान्यतः हम बात करेंगे तो ठोस और या फिर द्रव को करेगा, ठोस और द्रव को करेगा। जो द्रव है वो या तो द्रव को या फिर ठोस को। जैसे अगर हम चीनी को लेते हैं, चीनी को पानी में डाल दीजिए तो धीरे 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 वो क्या होता है? घुल जाता है। मतलब इसके अंदर विलायक का जो गुण है वो है, जबकि ठोस में नहीं है। आगे क्लास में पढ़ेंगे, अभी इसमें भी आपको पढ़ना है आगे कि कहीं कहीं कई ऐसे ठोस हैं जो मिलने का काम करते हैं या फिर घुलने का काम करते हैं। ठीक है, आगे आइए। इसके बाद है गैस। गैस में सबसे अधिक विसरण होता है। सबसे अधिक क्या होता है? विसरण होता है। गैस में नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, बहुत सारी गैसेस हैं जो हमारे वायुमंडल में क्या है? तैर रही है या फिर मिली हुई है या आसानी से मिल जाती है। किसी भी गैस में बहुत सारी जो गैसेस हैं वो आसानी से क्या होती है? मिल जाती है, घुल जाती है। ठीक, तो सबसे अधिक अगर हम बात करें कि सबसे अधिक विसरण किसमें होता है तो गैस में होता है। उसके बाद किसमें होता है? तो द्रव में होता है, कम होता है लेकिन, और ठोस में लगभग लगभग नहीं होता है। ठीक है, लगभग लगभग नहीं होता है। और भी गुण है, और भी गुण है। आइए देखते हैं कौन कौन। अगर हम ठोस की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? ठोस की बात करें। अगर हम ठोस की बात करते हैं तो ठोस में
संपीड्यता, इसको हम लोग दबाव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दबाव। अब किसी भी ठोस को आप दबाइए, क्या कहिए कीजिए, दबाइए, तो वो क्या कंप्रेस हो पाएगा? क्या वो संपीड्य हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब अगर हम बात करें संपीड्यता की, दबाव की बात करें, तो ठोस में सबसे कम होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ना के बराबर होता है। जबकि अगर हम द्रव को दबाना चाहें तो आप दबा सकते हैं, गैस को सबसे अधिक कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर 3 बैलून लिया जाए, तीनों का आकार सेम हो, एक बैलून में कंकड़ को भर दिया जाए, एक गुब्बारे में पानी को भर दिया जाए और एक गुब्बारे में गैस को भर दिया जाए, सबको कंप्रेस किया जाए, सबको दबाया जाए, तो सबसे अधिक कौन दबेगा? जिस बैलून में गैस भरा है वो दबेगा, सबसे अधिक दबेगा, उसके बाद द्रव वाला दबेगा, और ना के बराबर या नहीं के बराबर ठोस वाला जो कंकड़ जिसमें भरे हैं वो दबेगा। तो हम कह सकते हैं कि संपीडिता सबसे अधिक गैस में होती है, इसके बाद द्रव में होती है, और इसके बाद ठोस में होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके कुछ भौतिक गुणों के बारे में भी हम अभी जो बात करें तो सब भौतिक गुण है, विसरण भौतिक गुण है। यहाँ जो हमने तरलता बताया, बहाव बताया, कठोरता बताई, ये सब क्या है? सब भौतिक गुण है। क्या है? भौतिक गुण है। ठीक है, और भी कुछ भौतिक गुण है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं आकार की। किसकी? आकार की। ठीक है, आकार आप लोग जानते हैं, एक खास ज्यामितीय आकृति को आकार कहा जाता है ना। ठोस, ठोस का जो आकार है ना, आकार और आयतन, आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, आकार और जो आयतन है वो क्या होता है? निश्चित होता है। जबकि अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव का आकार, ठीक है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, क्या होता है? अनिश्चित होता है। तथा आयतन, आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं, कोई अगर हम एग्जाम्पल में, ठोस के एग्जाम्पल में अगर हम लिखना चाहें, ईंट को ले ले, पत्थर को ले ले, ठीक है, और भी बहुत सारे, लकड़ी को ले ले, सूखी लकड़ी, ठीक है, इसको ले ले, तो क्या इसके आकार में परिवर्तन होगा? क्या इसके आयतन में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। ठीक है, द्रव के आकार में परिवर्तन होगा। क्यों? अगर मान के चलिए 1 लीटर आपके पास तेल है, खाने वाला तेल हो, ठीक है, तो अगर आप उसको एक बड़े से ग्लास में रखिएगा तो ग्लास की तरह हो जाएगा। अगर उसको आप किसी जग, बड़े से जग में रखते हैं तो जग की तरह हो जाएगा। अगर उसको बाल्टी में डाल देते हैं तो वो बाल्टी की तरह हो जाएगा। इसका मतलब इसका आकार जो है वो क्या है? अनिश्चित है। जबकि आयतन निश्चित है। 1 केजी या 1 लीटर जो तेल है वो 1 लीटर ही रहेगा, आप कहीं भी रखिए या फिर डालिए, ठीक है, वो इतना ही रहेगा, आयतन उसका निश्चित। गैस की अगर हम बात करें तो गैस का जो आयतन है और जो आकार है वो दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। द्रव्यमान और आकार में तो बहुत अंतर है। द्रव्यमान और आकार, आकार एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी ना, द्रव्यमान एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं है। द्रव्यमान मतलब होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा, कि इस वस्तु में कितने कणों, पदार्थ के कण क्या है? मौजूद हैं। जबकि आकार में कणों की बात ही नहीं होगी। ठीक है, आकार इस तरह के ना, आकार इस तरह के। जबकि अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो केजी है ना, किलोग्राम या फिर ग्राम, तो बहुत अंतर। भार और द्रव्यमान में कह सकते हो कि कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। जैसे अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं और भार की बात करते हैं, ये तो आकार की बात थी ना, कंफ्यूजन था अभी भी, तो अब कंफ्यूजन दूर हो गया ना।
आकार और द्रव्यमान में। अब देखिए, अगर हम द्रव्यमान और भार के बीच अंतर देखना चाहते हैं तो द्रव्यमान आपका हमेशा समान रहता है, हमेशा समान रहता है, जबकि जो आपका भार है बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप थोड़ा एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है, इसका कारण, मेन कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण, इसका जो मेन रीजन है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो भार है गुरुत्वाकर्षण बल के पर आधारित है, जबकि द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चांद पर जाता है, कहां जाता है? चांद पर जाता है, ठीक है, तो उसका जो द्रव्यमान है वो ऐसा नहीं है कि उसका जो हड्डी है, मांस है, या जो उसके आंख है, पैर है, वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है, नहीं। लेकिन उनका भार वहां क्या होगा? शून्य के बराबर होगा, कम होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। सिंपल एक और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए जब आप सर्कस पे जाते हैं, बड़ी सी जो झूला होती है उस पे सबसे ऊपर वाले पे जाइए और अपने पास एक वेट जो मशीन है वो रख लीजिए, नीचे अपना वेट मानिए। अगर आप अपना वेट मानते हैं कि भाई हमारा वेट जो है पृथ्वी पर कितना है? 55 केजी। कितना है? 55 केजी है, ठीक है। इसी वेट को आप सबसे ऊपर वाले शीर्ष पर जाइए जहां आपको हल्का महसूस होता है, ठीक है। झूले पर सबसे ऊपर जाइए तो आपको हल्का महसूस होगा, वहां पे आप अपना वेट मापिए तो आपका वेट क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो भार है वो बदल रहा है। क्या हो रहा है? बदल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हम जब ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे कम होता जाता है, धीरे धीरे क्या होता है? कम होता जाता है। जैसे जैसे हम नजदीक नजदीक आते जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल और अधिक मजबूती के साथ लगता जाता है, क्योंकि पृथ्वी के नजदीक। यही कारण है कि जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं या अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट लगे हुए हैं, ठीक है, अब यहाँ चंद्रमा है और नीचे पृथ्वी है। अब ये अपने नीचे की ओर खींचता है, ये ऊपर की ओर खींचता है। तो अंतरिक्ष में अगर कोई वस्तु तैर रही है, इसका मतलब कि इस पे गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर और नीचे क्या लग रहा है? बराबर बराबर मात्रा में लग रहा है, जिससे ये वस्तु वहां टंगी हुई है। अब वहां कोई रस्सी बंधा नहीं है या फिर कोई इस तरह का है नहीं कि बांध दिया गया, नहीं, स्थिर है इसलिए क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर और नीचे क्या है? समान लग रहा है। इसीलिए इस एटमॉस्फेयर से, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के लिए हमें बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही इस एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाता है, तो हमें बल की कम जरूरत पड़ती है, या फिर हमें ईंधन की कम जरूरत पड़ती है। मतलब ईंधन की सबसे बड़ी जो बल लगेगा वो पृथ्वी से बाहर आने में, पृथ्वी के ऑर्बिट से जैसे ही बाहर आएगा, ठीक है, वैसे ही इसका जो ईंधन है वो कम होगा और बल भी कम लगाना पड़ेगा और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। फिर वो दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएगा, तो चंद्रमा अपनी तरफ खींचेगा, तो भाई खींचेगा तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन यहां से जाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। इतनी बात समझ में आप लोगों को आ गई। तो आज हम लोग जो पढ़े वो हमने पढ़ा पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, और उसके गुण धर्म के हमने बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ जो है जिसकी अवस्था ठोस है उसे कितने वर्गों में बांटा गया है, या फिर ठोस के कौन कौन से प्रकार होते हैं। हम बता दें थोड़े से शब्दों में कि जो ठोस पदार्थ हैं वो दो तरह के हैं। एक को कहा जाता है अक्रिस्टलीय, क्या कहा जाता है? अक्रिस्टलीय, जबकि एक को कहा जाता है क्रिस्टलीय। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी मैसेज मिल जाए। तब तक के लिए बाय।